और करीब 165 फीट तक जो है गड्ढा खोदा जा चुका है। लेकिन एक बार फिर पत्थर की लेयर सामने आई है और पत्थर की लेयर को ड्रिल करने से देरी हो रही है। पाइलिंग मशीन से खुदाई का कार्य किया जा रहा है। ड्रिलिंग होने के बाद 10 फीट की सुरंग बनाई जाएगी और 10 फीट की सुरंग बनाने के लिए 3 टीम गठित कर दी गई है। एनडीआरएफ के सुपरविजन में सुरंग बनाने का कार्य होगा और 170 फीट की गहराई में उतर करके जो एक्सपर्ट है वो टीम बनाएगी सुरंग। तो ये बड़ी जानकारी और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हीरालाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हीरालाल, टीमें गठित कर दी गई हैं और उसके बाद से लगातार आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। अभी कहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 75 घंटे से जो कोटपुतली के गांव में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, क्योंकि बच्ची 170 फीट से गहराई में फंसी हुई है और 170 फीट की जो खुदाई बी प्लान के तहत जो पाइलिंग मशीन से खुदाई की जानी थी वो खुदाई लगभग पूर्ण हो चुकी है। और इस समय मेरे साथ रेट माइनर्स की वो टीम है जिन्होंने सिलक्यारा में एक जहां बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई थी वहां इन रेट माइनर्स की टीम ने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनकी जो कार्य की सराहना की थी और इनकी तारीफ की थी। इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया था। आज ये अपनी स्वेच्छा से, इनको किसी ने बुलाया नहीं, जब इन्होंने ये समाचार सुना तो ये यहाँ पहुंचे हैं और उस रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना सहयोग देने के लिए हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे किस प्रकार से इनकी रणनीति होगी, किस प्रकार से ये इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना योगदान दे सकेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा इरशाद मलिक। किस प्रकार से आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, किस प्रकार से आपको ये जानकारी मिली, किसने आपको जानकारी दी? ये सर हम यूट्यूब चला रहे थे, ये हमारे भाई फिरोज, तो इन्होंने देखा कि ये खबर चल रही है। इन्होंने देखा कितना टाइम हो गया, कितना टाइम नहीं है, जाने का कोई फ़ायदा है नहीं है, सक्सेस हो गए या नहीं, कोई गया है या नहीं, ये चीज़ नोटिस करके फिर इन्होंने 10-15 मिनट में हमको कॉल किया। कभी ऐसे वहाँ पे ये सब चल रहा है, तुमने देखा? मैं कहा हमने नहीं, हम तुम तो काम कर रहे हैं। मैं भी गाड़ी पर निकल ही चुका था। तो ये बोले फिर चलें। मैंने भाई चलिए, अच्छी बात है, किसी की जान हमारे थ्रू बच जाएगी, उससे बढ़ के कोई बात ही नहीं है। बस प्लान बनाया, 1 घंटे के अंदर हम निकल गए, घर पे भी नहीं बोल के आए और 1 घंटे के अंदर प्लान बना के हम 5 बंदे, मैं, इरशाद मलिक, भाई फिरोज कुरैशी और भाई नसीम मलिक और राशिद अंसारी और एक भाई इरशाद अंसारी जो अभी उधर ही साइड पे हैं, तो 5 हम निकल गए और आ गए। हमें किसी ने बुलाया नहीं, हमने खबर देख के अपना इधर आए थे। और फिर जो यहाँ की डीएम जी हैं मैम, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उनसे हमने अपना परिचय दिया तो उन्होंने हमारे बारे में सुन के, रेड माइनर्स के बारे में सुन के तुरंत हमको हाँ कर दिया और हमको ओके कर दिया। अब हमारे हवाले ये काम कर दिया कि ठीक है, आप इस काम को कीजिए और इसे भी सक्सेस कीजिए। तो इस जो रेस्क्यू को एनडीआरएफ सुपरविजन कर रही है, तो आपके एनडीआरएफ के अधिकारियों से बात भी होगी, किस प्रकार से आपकी रणनीति रहेगी, क्योंकि 170 फीट की गहराई में ये बालिका फंसी हुई है। जो पाइलिंग मशीन से लगभग सुनने में आया कि पाइलिंग मशीन से वो गड्ढा है जो खोद भी लिया गया है। जी जी जी, एनडीआरएफ वालों से बात हुई है और अधिकारियों से भी बात हुई है, तो वो बोले भाई सब मिलजुल कर काम करना है, एनडीआरएफ की टीम भी हमारी लगी हुई है और आप इनके साथ भी शामिल हो सकते हो। जो भी मदद चाहिए एक दूसरों को हैंडल तरीके से, मतलब जल्द से जल्द इस काम को करना है। हमने कहा ठीक है सर, हमें कोई ऐतराज नहीं है, ये भी हमारे साथ में रहें और हम भी इनके साथ में रहें, तो वो भी हमारे साथ में लगे रहेंगे और हम भी लगे रहेंगे। जितनी जल्दी हो सके, बस ये चाहते हैं कि ये काम हो जाए। हीरालाल, सबकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द 3 साल की जो मासूम फंसी है चेतना, उसको बाहर निकाला जाए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। भांकरोटा हादसे के बाद अलग अलग विभागों के बीच लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी फिलहाल बदला नजर नहीं आता। आपको बता दें कि जिस कट पर भीषण दुर्घटना हुई थी वहां अभी बड़े बड़े टैंकर और ट्रेलर यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं और जानकारों का मानना है कि यदि अजमेर रोड को दक्षिणी रिंग रोड से जोड़ने वाला क्लोवर लीफ बना होता तो यह दुर्घटना शायद ना होती। देखिए रिपोर्ट। हादसे के बाद भी नहीं सुधरे हालात। कट पर अभी भी मौत वाला यू टर्न। टैंकर आने से थमने लगती है धड़कन।
भांकरोटा हादसा, कैसे थमेगी रफ्तार? जयपुर को अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, पाली और गुजरात से जोड़ने वाले हाईवे पर रोजाना बड़ी तादाद में वाहन गुजरते हैं। चूंकि गुजरात की रिफाइनरीज और पोर्ट से आने वाले टैंकर और कंटेनरों की भी बड़ी तादाद यहां से गुजरती है। यहां से दिल्ली, गुड़गांव, आगरा, दौसा, भरतपुर जैसे शहरों के लिए भी भारी वाहन गुजरते हैं, जिन्हें दक्षिणी रिंग रोड पर चढ़ना होता है। वे रिंग रोड के पास बने कट से यू टर्न लेकर ही दक्षिणी रिंग रोड पर जाते हैं। पहले शुक्रवार को तड़के हुई दुर्घटना वाला टैंकर भी आगरा की ओर जा रहा था, वहीं उसे टक्कर मारने वाला ट्रक अजमेर की ओर जा रहा था। मैं रिंग रोड के सदर्न कॉरिडोर पर खड़ा हूं और यहां से आगरा और दिल्ली जाने के लिए जो ट्रैफिक है वो यहां से गुजरता है, लेकिन कुछ ट्रैफिक ऐसा है जिसको जो अजमेर रोड की तरफ से आता है, और आप देख सकते हैं कि अजमेर से जो ट्रैफिक आ रहा है अजमेर की तरफ से, उस ट्रैफिक को वहाँ पर एक आगे मैं पैन करने के लिए कहूँगा कि आगे दिखाएं। वहाँ से उस बत्ती से जो ट्रैफिक सिग्नल है जो ब्लिंक कर रहा है, वहाँ से गाड़ियाँ वापस जो है अजमेर की तरफ आती हैं ताकि वो रिंग रोड पर चढ़ सकें। पिछले तकरीबन 2 साल से जयपुर अजमेर रोड पर 10 एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम चल रहा है। NHAI की लेट लतीफी तो यहाँ है ही, जयपुर अजमेर आने जाने वाले वाहन लगातार यहाँ जाम से जूझ रहे हैं, क्योंकि रिंग रोड पर जाने वाले वाहन यहाँ मुड़ रहे होते हैं। रही सही कसर NHAI की लेट लतीफी ने पूरी कर रखी है। दरअसल अजमेर रोड से दक्षिणी रिंग रोड को जोड़ने के लिए एक क्लोवर लीफ की निर्माण पिछले 4 साल से अटकी हुई है। अभी कुछ समय पहले ही इसका रीटेंडर हुआ है और ठेकेदार कंपनी ने हाल ही में काम शुरू किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस दुर्घटना के लिए कई फैक्टर जिम्मेदार हैं, जिनमें क्लोवर लीफ बनाने में NHAI की लेट लतीफी भी एक बड़ा कारण है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इस एक्सीडेंट में 2-3 डिपार्टमेंट्स जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो रोड इंजीनियरिंग तो NHAI का है, तो वो जिम्मेदार है। अब इतने क्लोवर लीफ है, उनका जो काम चल रहा था वो कई अर्से तक चल रहा है, 2-3 साल हो गए, और उस बीच में ये कट के ऊपर ट्रैफिक जा रहा है। 4 साल पहले, तकरीबन 4 साल पहले यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि ये क्लोवर लीफ बनाने के लिए जो है यहाँ ये कुछ पिलर खड़े किए गए थे, और वो कंपनी जो है 4 साल पहले जो काम कर रही थी यहाँ, उसने जो है काम छोड़ दिया। अब जो है नई कंपनी जो है फिर से यहाँ काम उसने शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये काम चल रहा है, और आगे से जो है लेफ़्ट साइड में लेते हुए क्लोवर लीफ से जो है व्हीकल जो है ऊपर चढ़ेंगे और ये सीधे जाकर जो है यहाँ रिंग रोड में जो है यहाँ मिल जाएंगे। कैमरामैन दिलीप के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। सड़क हादसों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों की अहम बैठक ली, और इस बैठक में सड़क सुरक्षा और विभागों के बीच समन्वय पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परिवहन विभाग, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रोडमैप तैयार किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसमें सरकार, प्रशासन और जनता सभी का योगदान आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मिशन मोड पर काम करें। उन्होंने कहा कि दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर इनका सुधार किया जाए और प्रदेश भर में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए। तो जनवरी से सड़क सुरक्षा अभियान शुरू होगा। सीएम भजनलाल की तरफ से यह कहा गया, बोरवेल से होने वाली हादसों की रोकथाम करें, तमाम तरीके की बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीर बाल दिवस पर बीजेपी कार्यालय में शब्द कीर्तन कार्यक्रम में शिरकत की, और इस दौरान भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार साहिबजादों के नाम पर छात्रावास के लिए सिख समाज को जमीन का आवंटन करेगी और देश के युवा वर्ग को इनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए। भाजपा ने हमेशा सिख धर्म और उनकी विरासत का सम्मान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साहिबजादों के शहादत को राष्ट्रीय बाल दिवस घोषित कर सराहनीय कार्य किया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मुगलों ने साहिबजादों को यातनाएं दी, मुगलों ने इन्हें यातनाएं देकर के झुकने के लिए मजबूर किया।
उन्होंने जब देखा और सुना तो उन्होंने कहा कि आपसे प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी ने अजमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी और साथ ही आपको बता दें कि देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाड़ा सहित अन्य भाजपा नेता शामिल हुए। और इस मौके पर परनामी ने सरकार के 1 साल पूरे होने को बेमिसाल बताया और पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। और पूर्व उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा जवाबदेही सरकार देने का वादा निभाया है। चुनाव में जारी संकल्प पत्र के जरिए प्रदेश का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। 50% से ज्यादा घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष घोषणाएं तेजी से क्रियान्वित हो रही हैं। पानी और बिजली की समस्याओं को दूर करने की दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, उस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया। और आज आपको दिख भी रहा है कि राजस्थान प्रदेश में पहले की कंपेयर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अधिक मजबूत हुआ है और आम जन में इस बात का विश्वास पैदा हुआ है। इसके साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पानी पूरा देंगे, बिजली पूरी देंगे, ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। उस दिशा में भी हमारी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। बीकानेर जिले में खेजड़ी की कटाई के विरोध में और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के आह्वान पर आज बीकानेर जो है बंद रखा गया। शहर के मुख्य बाजार के अलावा शहर के भीतरी इलाकों में भी दुकानें बंद रहीं और बंद के दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छूट दी गई। विश्नोई समाज के इस बंद को सर्व समाज और कई संगठनों का समर्थन मिला। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री देवेश सिंह भाटी भी कलेक्ट्रेट पहुंचे और बंद को अपना समर्थन दिया। बाजार बंद करवाने के बाद सभी लोग रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव डाला। बंद को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस के अधिकारी और जवान तैनात रहे। वहीं कलेक्ट्रेट पर अतिरिक्त जाब्ते को तैनात किया गया। इस बात को सोचना चाहिए, सोचता ही नहीं कोई। आपने राज्य वृक्ष क्यों घोषित किया है इसको? सरकार ने एक नियम बनाया है कि अगर खेजड़ी आप काटो जो बंद कर रखा है और यदि कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे सब लोग? अब आखिरी तो हमारा ये हमारे हाथ में जान देना है, बस सर जान दे देंगे। आपकी विधानसभा क्षेत्र में ही सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जो बज्जू के आसपास जो लगेगा, भी ये तो सारा क्या उसका भी विरोध करेंगे क्या? प्रोजेक्ट विरोध तो कर ही रहे हैं हम बराबर, हम इनके साथ में शुरू से। अब देखें कब क्या हमारा तय होता है तो हम इन सारे प्रोजेक्ट को एक बार बंद कराएंगे, इसके अलावा ये कोई रास्ता नहीं बैठता। और जब भी बुलडोजर एक्शन का जिक्र होता है उत्तर प्रदेश की मिसाल दी जाती है। माना जाता है कि अपराधियों पर लगाम लगाने में बुलडोजर कार्रवाई काफी कारगर रही, लेकिन बीकानेर में हुई बुलडोजर कार्रवाई ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। बीकानेर में बीजेपी नेता के घर पर चला बुलडोजर। मंत्री सुमित गोदारा ठहराए गए जिम्मेदार। पीड़ित ने सोशल मीडिया पर किया दुख का इजहार। आज हमारा घर टूटा, कल तेरा गुरूर टूटेगा। जिस घर को बनाने में लोग टूट जाते हैं उसे जमींदोज किया जाएगा तो आह तो निकलेगी ही। इसलिए पीड़ित ने सोशल मीडिया पर दुख का इजहार किया, गुरूर टूटने की बद्दुआ दी। लेकिन ज्यादातर लोग जहां घर टूटने को अपनी नियति मानकर चुप रह जाते हैं, वहां इस तरह का गुस्सा व्यक्त कौन कर रहा है? कौन प्रदेश सरकार के एक मंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहा है? पीड़ित आम आदमी नहीं बल्कि उस राजनीतिक दल का नेता है जिसकी केंद्र और प्रदेश में सरकार है। सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा का इजहार करने वाला शख्स बीजेपी नेता कोजूराम सारस्वत है। सारस्वत बीजेपी के सोशल मीडिया से जुड़े हैं। बीकानेर पंचायत समिति गुसाईसर से कतियासर के बीच सारस्वत का गांव आता है, जहां प्रशासन ने कब्जे तोड़े हैं। गांव में करीब 80 घरों को तोड़ा गया। सारस्वत के घर की दीवार, एक कमरा और टॉयलेट को तोड़ा गया है। और 5 मीटर की गली थी, अब 5 मीटर की गली को 10 मीटर करनी है तो भूमि अवापत करनी पड़ती है। लोगों ने कंस्ट्रक्शन बना रखे हैं, उन्हें मुआवजा देना पड़ता है। लेकिन
इनको न कोई मुआवजा दिया। सारस्वत बताते हैं कि इस नेशनल हाईवे को राजेरा गांव के अंदर से निकालने की बजाय बाहर से निकाला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए 20 फीट की रोड को 40 फीट करने के लिए 80 घरों को तोड़ा गया है। और पूरे गांव का क्षेत्रफल 3 किलोमीटर है और 2.5 किलोमीटर इस सड़क को गांव में घुमाने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन ये गांव के अंदर घुमाई गई और सबके मकान तोड़े गए। हैरानी की बात यह है कि अपने दर्द के लिए सारस्वत ने खाद्य मंत्री सुमित गोदारा को कसूरवार ठहराया है। उनके मुताबिक कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने जानबूझकर शीर्ष नेतृत्व और अधिकारियों को गुमराह करके ये सड़क गांव के अंदर से निकाली है। सुमित गोदारा जी पर तो आरोप इसलिए है कि इन्होंने हमारे या तो ये क्षेत्र में आते नहीं या इनको हमारे गांव का ज्ञान नहीं। इन्होंने शीर्ष नेतृत्व को गुमराह किया कि किसी का मकान नहीं टूट रहा है और किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही सुमित गोदारा और कोजूराम सारस्वत के अनबन की खबरें सामने आ रही थी। अब देखना यह है कि सारस्वत के आरोपों का गोदारा क्या जवाब देते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में झंडे की रस्म के साथ 28 दिसंबर को जो है उर्स आगाज होने जा रहा है और इससे पहले बड़े स्तर पर अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण के खिलाफ निगम ने कार्रवाई की, जिस पर दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने अपना आक्रोश जताया। दिसंबर से उर्स का आगाज। अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा, कार्रवाई पर मचा हाहाकार। प्रशासन जो कार्रवाई करी है वो गलत नहीं कह रहे हैं, गलत करी है, मगर उसका टाइम गलत है। ये तो पहले से कर लेना चाहिए था, 1 हफ्ता पहले कर लेते, 10 दिन। अभी 2 दिन बाद मेला, आदमी कैसे रिपेयर करेगा, कैसे मैनेज करेगा, क्या करेगा। 28 दिसंबर से ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स शुरू होने जा रहा है, जिसमें शरीक होने के लिए दुनिया के कोने कोने से जायरीन पहुंचेंगे। गरीब नवाज से मुरादों पर मुहर लगवाने के लिए जो तांता उमड़ता है, उससे न सिर्फ जायरीनों बल्कि संकरी गलियों का भी दम घुटने लगता है। इसलिए उर्स से पहले नगर प्रशासन ने दरगाह क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स 28 दिसंबर से झंडे की रस्म के साथ शुरू होने जा रहा है। इससे पहले नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की ओर से अजमेर दरगाह बाजार और अलग अलग इलाकों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई यहां पर की जा रही है। आप देखेंगे ये जो है अंदर कोर्ट के लिए रास्ता जाता है, जहां पर बड़ी संख्या में जो है 2 से 5 फीट 10 फीट तक अतिक्रमण यहाँ पर कर लिया गया था, जिसके कारण जो जायरीन हैं उनको परेशानी होती थी और तमाम जो लोग हैं वो इससे परेशान होते थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। गुरुवार सुबह दरगाह थाना पुलिस के साथ मिलकर निगम की टीम ने अंदर कोट 2.5 दिन का झोपड़ा, दिल्ली गेट समेत कई जगहों पर कार्रवाई की, सड़कों और नालियों से कब्जा हटाया ताकि उर्स के दौरान जायरीनों को कोई दिक्कत ना हो। उस मेला क्षेत्र में अंदरकोट, नलावाया, दिल्ली गेट वाला एरिया है, जो वहाँ चबूतियाँ और रैम्प बने हुए हैं नालियों पे और कैबिनें लग रही है, टीन शेड लग रहे हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। उनकी समझाइश की जा रही है, वो स्वतः हटा रहे हैं, स्वतः नहीं हटाते तो निगम द्वारा हटाया जा रहा है। निगम के मुताबिक कुछ दुकानें नालियां बांटकर बना ली गई हैं, जिससे इलाके का ड्रेनेज सिस्टम बिगड़ गया है। हालात ये हो जाती है कि नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी है। इन तस्वीरों को देखने के बाद निगम के दावे पर सवाल का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये नालियों पे अवरुद्ध हो रखे हैं, इससे पानी नहीं बहता है, रोड पे बहता है, गंदगी होती है, इसलिए नालियाँ खुलवाई जा रही है। कुछ दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध भी किया। कुछ जगहों पर पुलिस और लोगों के बीच झड़प भी हुई। हालांकि पुलिस ने जल्द ही हालात पर काबू पा लिया। कुछ जगहों पर पुलिस ने उत्पादियों के गिरबान पकड़कर उन्हें थाने भी लेकर गई। इससे उलट इलाके के कई दुकानदार प्रशासन की कार्रवाई को सही बता रहे हैं, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं।
इसी उसके मेले की तैयारी होती है कि इसी में हमें 2 रुपए कुछ मिलेंगे, कमाई करेंगे, उसी में सब कुछ तबाह हो गया तो बताइए क्या करेंगे। प्रशासन जो कार्रवाई करी है वो गलत नहीं कह रहे हैं, गलत करी है, मगर उसका टाइम गलत है। भाई मैं कहना चाहूँगा इनकी जो कार्रवाई है बिल्कुल प्रशासन की सही है, गलत नहीं, लेकिन समय इन्होंने गलत चुना। ये समय नहीं था इनका इस कार्रवाई का, ये तो पहले से कर लेना चाहिए था, 1 हफ्ता पहले कर लेते, 10 दिन। अभी 2 दिन बाद मेला, आदमी कैसे रिपेयर करेगा, कैसे मैनेज करेगा, क्या करेगा। कांग्रेस नेता महेंद्र लावता अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रशासन की कार्रवाई को तोड़फोड़ की कार्रवाई बताते नजर आए। जिस तरह का जो काम किया 28 तारीख को झंडा चढ़ेगा, और ऐसी स्थिति के अंदर आपने जो तोड़फोड़ की है, तोड़फोड़ करने से जो नीचे की जो ज़मीन है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि या तो वही चलो किसी ने नाले पे कब्जा कर लिया, पर जो इलाका है उस इलाके में लोगों के मकान बने हुए हैं, उनकी सीढ़ियाँ बनी हुई है, वो मकानों में कैसे जाएगा। निगम के जिम्मेदार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अवैध अतिक्रमण करने वालों को नोटिस दिया था, लेकिन स्थानीय दुकानदार नोटिस से साफ इनकार कर रहे हैं। निगम दावा कर रहा है कि इससे अभियान से न सिर्फ जायरीनों को सहूलियत हासिल होगी, बल्कि दरगाह क्षेत्र की व्यवस्था भी सुधरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पेपर लीक के खिलाफ एसओजी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि फराज सुरेश ढाका, जोगेंद्र सारड़ के खिलाफ इस्तेहार जारी, सुरेश विश्नोई, प्रदीप खीचड़ के खिलाफ इस्तेहार जारी किया गया है और नेताराम कल्बी के खिलाफ भी इस्तेहार जारी किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, पेपर लीक के खिलाफ एसओजी का सबसे बड़ा एक्शन ये माना जा रहा है। स्पेशल कोर्ट सीबीआई की ओर से इश्तहार जारी किया गया है। आपको बता दें कि 6 फरवरी 2025 तक कोर्ट में पेश होना होगा और पेश न होने पर कोर्ट एक्शन लेगा। तो ये बड़ी अपडेट, सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में सभी आरोपी आज, आपको बता दें कि अब ये बड़ी अपडेट है कि इस पूरे मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है और 6 फरवरी 2025 तक कोर्ट में उपस्थित होना सुनिश्चित किया गया है। तो जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, पेपर लीक के खिलाफ एसओजी का सबसे बड़ा एक्शन ये माना जा रहा है। आपको बता दें कि 6 फरवरी 2025 तक कोर्ट में पेश होना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, क्या कुछ जानकारी, ये बड़ा एक्शन एसओजी का और 6 फरवरी 2025 तक कोर्ट में सभी को पेश होना होगा? देखिए, एसओजी लगातार इन आरोपियों की तलाश में अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है एसओजी को सोर्सेस के हवाले से, ये देश छोड़ करके फरार हो चुके हैं। तो ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद ही एसओजी कोई कार्रवाई कर पाएगी देश के बाहर। तो ऐसे में एसओजी ने जो है इस पूरे मामले में जो स्पेशल कोर्ट है सीबीआई की, जो स्पेशल कोर्ट है जिसमें इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है, वहां पर ये एप्लीकेशन दायर की थी कि इनके खिलाफ इश्तेहार जारी किया जाए और अगर ये तय समय पर कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो एसओजी को परमिशन दी जाए कि वो दूसरे देश में जाकर के एजेंसीज की मदद से इन आरोपियों को ला सके। तो ऐसे में इन आरोपियों की तलाश में एयरपोर्ट पर जो है वो नोटिस जारी पूर्व में किए जा चुके हैं, आरोपी फिर भी नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में कोर्ट का सहारा ही एक अंतिम रास्ता एसओजी के पास था। एसओजी के जो चीफ है वीके सिंह, जैसा कि उन्होंने जानकारी देकर के बताया है, सभी आरोपियों के खिलाफ एक इश्तेहार जो है वो जारी किया जा रहा है। सभी एयरपोर्ट, बस स्टैंड और सभी देशों के अंदर ये एजेंसीज को जो है इंटरपोल की मदद से ये तमाम जगहों पर ये इश्तेहार जो भेजा जाएगा और अगर ये आरोपी पेश नहीं होते हैं 6 फरवरी तक तो उसके बाद में इंटरपोल की मदद से जो राजस्थान की एजेंसीज हैं वो कार्रवाई करने के लिए दूसरे देश जा सकेंगी, स्वतंत्र हो सकेंगी। इंटरपोल के आगे फ्यूचर में मदद ली जा सकेगी। केंद्र के गृह मंत्रालय के सहयोग से ये पूरी कार्रवाई जो है, ये ऑपरेशन जो है करने की तैयारी जो है वो की गई है। आरोपियों को राउंड अप करने के लिए, चिन्हित करने के लिए लगातार एसओजी की टीमें इन आरोपियों के पीछे घूम रही है। आरोपी जो है वो देश छोड़ करके जो राजस्थान और हिंदुस्तान का जो कानून है उसको धता बताते हुए बाहर जाकर के बैठ गए। तो ऐसे में आरोपियों को लाना सरकार के लिए बेहद जरूरी, क्योंकि चुनावी आप बता रहे हैं कि ये देश छोड़ करके जा चुके हैं, तो इस पूरे मामले की जांच की गई है, कोई अपडेट मिला है कि कहां गए हैं ये लोग? देखिए, जो जैसा कि जो न्यूज़ 18 के सोर्सेज है उनका ये कहना है कि देखिए पुलिस और एसओजी ने इस बात का ऐलान नहीं किया है कि वो देश छोड़कर भाग गए हैं। हाँ। औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से खबर है, क्योंकि एसओजी ने पूरे राज्य और पूरे देश के अलग अलग इलाकों से पेपर लीक माफियाओं को चिन्हित कर करके एक एक करके पकड़ा है, लेकिन ये लोग नहीं मिल रहे हैं, इनका सुराग कहीं भी नहीं मिल रहा और आखिरी इनपुट इनका जो है वो देश से बाहर जाना बताया जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस जो है वो एसओजी की जो टीम है, क्योंकि नेपाल के रास्ते इन्होंने देश को छोड़ा है, तो नेपाल के रास्ते किसी भी प्रकार से एंट्री एग्जिट वीजा नहीं लगता है। तो
ऐसे में जो एसओजी की टीमें हैं वो लगातार इनको सर्च कर रही है और ऐसा माना जा रहा है, ये अंदेशा माना जा रहा है जो सोर्सेज हैं एसओजी के और न्यूज़ 18 के, उनके मुताबिक कि ये देश छोड़कर भाग चुके हैं और इनकी तलाश में अन्य देशों में इंटरपोल की मदद लेके और संबंधित एजेंसीज की मदद लेके विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय की मदद से इसमें आगे कार्रवाई हो चुकी है, क्योंकि सरकार के चुनावी एजेंडे में इन आरोपियों को लाना शामिल था और सरकार का चूंकि 1 साल पूरा हो चुका है तो सरकार ने बड़े माफियाओं को पकड़ने की जो बात कही थी वो माफिया अभी भी खुले में बिल्कुल लवली, कई लोगों पर लगातार कार्रवाइयां हो भी रही हैं। आप नजर बना करके रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। भजनलाल कैबिनेट की 28 दिसंबर को बैठक होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक होगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। तो जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। भजनलाल कैबिनेट की 28 दिसंबर को बैठक होगी। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की ये बैठक होगी और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। आपको बता दें कि भजनलाल कैबिनेट की 28 दिसंबर को बैठक होगी और मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद की ये बैठक, और इस बैठक में कहा यह जा रहा है कि कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो 28 दिसंबर को भजनलाल कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहा है। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक होगी और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, एसआई भर्ती पर कैबिनेट में फैसला हो सकता है। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और साथ ही साथ एसआई भर्ती पर कैबिनेट में फैसला हो सकता है। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भजनलाल कैबिनेट की 28 दिसंबर को बैठक होगी। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की ये बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, ये बड़ी जानकारी। और साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि एसआई भर्ती पर कैबिनेट में बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब बड़ी अपडेट यही है कि एसआई भर्ती पर कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें कोई बड़ा फैसला हो सकता है। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भजनलाल कैबिनेट की 28 दिसंबर को महत्वपूर्ण बैठक जो है वो होनी है। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की ये बैठक होगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। दौसा में परिवहन इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मुक्ता सोनी और एक परिवहन विभाग का कार्मिक ट्रक चालक के साथ मारपीट करती हुई नजर आ रही है। दौसा के आरटीओ कार्यालय में तैनात मुक्ता सोनी कई बार विवादों में आ चुकी हैं और मुक्ता सोनी पर अवैध वसूली के भी कई बार आरोप लग चुके हैं। पिछले दिनों जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रकों को रोक करके अवैध वसूली के आरोप लगे थे, वहीं उससे पहले लालसोट में भी अवैध वसूली के आरोप लगे थे। जब से दौसा में परिवहन इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी की पोस्टिंग हुई है, तब से ही आए दिन उनके वीडियो वायरल होते हैं, जिनके कारण परिवहन इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी विवादों में रहती हैं। तो तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये परिवहन इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी है, जिनको आप देख पा रहे हैं। और एक बार फिर से ये विवादों में आ चुकी हैं। कई बार अवैध वसूली के आरोप भी लगे हैं और एक बार फिर से विवादों में परिवहन इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी आ गई है। तो दौसा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुक्ता सोनी पर कई बार अवैध वसूली के आरोप भी लगे हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दौसा की ये तस्वीर है। तस्वीर में आप मुक्ता सोनी को देख पा रहे हैं। 2 और व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से जो है परिवहन इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी विवादों में आ चुकी है। ट्रक चालक के साथ मारपीट का ये वीडियो बताया जा रहा है। और इंदौर में इंजीनियर को 3 दिन तक डिजिटल हाउस अरेस्ट रखने के केस में जोधपुर से गिरफ्तार आरोपी के खुलासे से चाइनीज कनेक्शन मिला है। आरोपी महाराष्ट्र में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। वह ठगी गई रकम बाइनेंस ऐप पर क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर चाइना भेजने का काम करता था। क्या कुछ है पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट में। देसी डिजिटल अरेस्ट का विदेशी कनेक्शन, जोधपुर से गिरफ्तार मेडिकल छात्र का कबूलनामा।
कमीशन के लालच में चीन के आका से जुड़ा, क्रिप्टो में कन्वर्ट कर भेजी ठगी की रकम। मध्य प्रदेश के इंदौर में डिजिटल अरेस्ट मामले में चाइनीज कनेक्शन सामने आया है। ठगी की राशि क्रिप्टो में कन्वर्ट कर चाइनीज व्यक्ति को भेजी गई। कमीशन के चक्कर में मेडिकल छात्र चाइनीज व्यक्ति से जुड़ा था। चाइनीज व्यक्ति का वीडियो भी सामने आया है। इंदौर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट कर 1,35,00,000 रुपए की ठगी की गई। इंदौर पुलिस ने जोधपुर में ओसिया निवासी विक्रम बिश्नोई नामक युवक को गिरफ्तार किया है। विक्रम ने 8 लाख रुपए बाइनेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो और USDT करेंसी के रूप में ठगों को भेजा है। आरोपी महाराष्ट्र के अलीबाग कॉलेज में MBBS 3rd ईयर का छात्र बताया जा रहा है। मेडिकल छात्र मोटे कमीशन के लालच में टेलीग्राम पर चाइनीज ग्रुप में जुड़ा था। इस चाइनीज ग्रुप में ठगी से जुड़े बैंक खातों और पैसों के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए गए थे। पूछताछ में हुए बड़े खुलासे। पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी विक्रम बिश्नोई टेलीग्राम पर सक्रिय एक चाइनीज ग्रुप के जरिए चीनी व्यक्ति TLX के संपर्क में आया था। कमीशन के लालच में आरोपी ने चीनी व्यक्ति के साथ मिलकर डिजिटल हाउस अरेस्ट के जरिए ठगी का जाल बिछाया। ठगों ने छात्र को आम लोगों के बैंक खाते उपलब्ध करवाने के लिए 4 महीने से टारगेट कर रखा था। इंदौर में TCS के इंजीनियर से 1,35,00,000 की ठगी के रुपए विक्रम के खाते में आए। विक्रम ने 8 लाख से ज्यादा बाइनेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो और USDT करेंसी के रूप में चाइनीज ठगों को भेजा है। आरोपी के कबूलनामे। पुलिस पूछताछ में आरोपी विक्रम बिश्नोई ने कबूल किया कि TLX ने इसे ठगी में बैंक खाते उपलब्ध करवाने पर 8% कमीशन का लालच दिया था। बदले में उसे आम लोगों के करंट और सेविंग खाते उपलब्ध करवाने थे। इस तरह इन खातों में जितना भी रुपया ठगी से आएगा उसका 8% राशि भारतीय रुपयों में उसे मिलेगी। वो खुद तो जाल में फंसा ही कई युवाओं को अपने से जोड़ने में जुट गया। जांच में यह भी सामने आया कि बैंक खातों का दुरुपयोग टेलीग्राम ग्रुप के जरिए बैंक खाता धारकों के अकाउंट में आए पैसों का स्क्रीनशॉट साझा किया जाता था। क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन ठगी के पैसों को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर बिनेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था। चीनी वॉलेट में ट्रांसफर। बाद में यह राशि चीनी QR कोड के माध्यम से TLX के वॉलेट में भेजी जाती थी। फरियादी का नुकसान। फरियादी के 35,000 रुपए जोधपुर में आरोपी के साथी के खाते में ट्रांसफर हुए थे। आरोपी ने अब तक 8 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर चीनी व्यक्ति के खाते में भेजे हैं। टेलीग्राम, बाइनेंस और स्काइप से संपर्क। रैकेट की और जानकारी के लिए पुलिस ने टेलीग्राम, बाइनेंस और स्काइप से ईमेल के जरिए संपर्क किए। इनसे TLX जैसे टेलीग्राम पर चल रहे ग्रुप्स और करेंसी प्लेटफॉर्म से उनके IP एड्रेस और अन्य टेक्निकल जानकारियां मांगी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। टोंक शहर के जनाना अस्पताल में दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग लड़की ने बच्चे को जन्म दिया। जनाना विंग की प्रभारी महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता राजोरा ने बताया कि लांबा हरि सिंह पुलिस ने बालिका को लेबर पैन होने पर टोंक अस्पताल 24 दिसंबर की रात भर्ती कराया, जिसके बाद बुधवार देर रात लड़की ने एक स्वस्थ मेल चाइल्ड को जन्म दिया। फिलहाल शिशु रोग विशेषज्ञ की देखरेख में शिशु वार्ड में भर्ती है। प्रसूता के आधार कार्ड के अनुसार उसकी उम्र करीब 15 साल है। डॉक्टर राजौरा का कहना है कि किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। दरअसल टोंक जिले के लांबा हरि सिंह थाने में करीब 5 महीने पहले बालिका के माता पिता ने एक युवक पर बालिका का अपहरण करने का आरोप लगाया था। इस पर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। पुलिस ने बालिका को लड़के के घर से दस्तयाब किए जाने के बाद से उसके माता पिता के पास रह रही थी। कुछ माह बाद पता चला कि बालिका गर्भवती है। बीती रात पीड़िता ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। प्रसूता हमारे यहाँ जनाना अस्पताल टोंक में 24 तारीख को सायकाल करीब 9:48 पे लांबा हरि सिंह के PS रमेश जी चौधरी द्वारा लाया गया था उनको और यहाँ भर्ती कराया गया था, जिसको ड्यूटी डॉक्टर RK सैनी द्वारा OPD से अंदर भर्ती किया गया। प्रसूता की डिलीवरी 25 तारीख को शाम को 8:50 पे 49 पे यहाँ हुई है। प्रसूता ने एक स्वस्थ मेल चाइल्ड को जन्म दिया है, जिसको शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा देखा गया और अपने पास भर्ती किया गया है। अभी प्रसूता भी ठीक है, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन दोनों में अभी तक नहीं है।
डूंगरपुर जिले में सदर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 13 साल की रेप पीड़िता ने अर्धविकसित बच्ची को जन्म दिया था और इसके बाद नवजात के साथ ही रेप पीड़िता की भी मौत हो गई थी। मामले में दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया है। इधर परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। की शिकायत लेके आए थे और उसको जब भर्ती किया तो गंभीर अवस्था में थी और थोड़ा सा क्रिटिकल पोजीशन में एडमिट हुई थी। उसके बाद जो उसका नॉर्मल डिलीवरी हुई, जो भी इसमें जो बच्चा था वो भी मृत था और अविकसित था ये। और इसके बाद उसके कुछ घंटे बाद कॉम्प्लिकेशंस के कारण जो है प्रसूता है, उसकी भी डेथ हो गई। शरीर में सूजन देख करके उसकी पत्नी ने बताया कि ये गर्भवती है, जिस पर उसको राजकीय अस्पताल लेके आए, यहाँ डूंगरपुर में भर्ती करवाया और डिलीवरी के दौरान उसकी डेथ हो गई। इस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया जा चुका है और शीघ्र आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर आप सर्दी के सितम से परेशान हैं तो जयपुर से आई ये खबर आपके लिए ही है। आने वाले दिनों में इसके तेवर और तीखे होने जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ठंड का टॉर्चर, ओले बारिश के भी पूरे आसार। ये तो ट्रेलर, बाकी है पिक्चर। प्रदेश में बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से टेम्परेचर में गिरावट पर ब्रेक लग गया है। यह बात और है कि बादलों की आवाजाही की वजह से दिन में भी सर्दी सता रही है। इस बीच गुरुवार से प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिससे कई जिलों में बादल छाए रहे और सूर्यदेव के दर्शन के लिए लोग तरस गए। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर शुक्रवार को देखने को मिलेगा। शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मौसम बिगड़ेगा। इस दौरान कुछ इलाकों में ओले गिरने के भी आसार हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ कहीं मध्यम तो कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। खासकर उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर संभाग, शेखावटी क्षेत्र, इसके अलावा भरतपुर संभाग और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बीकानेर संभाग के भी कुछ भागों में मेघ गर्जन, कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने और एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना 27 दिसंबर को बनी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में दिन के पारे में 2 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसके कारण सर्दी का एहसास ज्यादा होगा। हालांकि अगले 36 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट के आसार नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश के कुछ जिलों में 28 दिसंबर को भी नजर आएगा, लेकिन शेष राजस्थान में घना कोहरा और दिन और रात के तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। सिस्टम का असर 28 दिसंबर को भी पूर्वी राजस्थान के कोटा और भरतपुर संभाग में हल्की बारिश के रूप में जारी रहेगा। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में 28 दिसंबर से फिर से मौसम शुष्क होगा। 29 दिसंबर से पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के साथ ही प्रदेश में फिर से पारे में गिरावट का दौर शुरू होगा, यानी नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड से होने के पूरे आसार हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट।